सद्दाम हुसैन की फांसी के लिए ईद अल अजही का दिन चूज किया गया। 29 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरहाम फांसी दी गई। जब सद्दाम हुसैन को तख्तदार पर ले आया तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार कलमा शहादत भी पढ़ा। सद्दाम हुसैन ने जैसी कलमा पढ़ते ही उसकी पैरों से तख्ता खींच दिया गया। उज दहाइयों तक हुक्मरानी करने वाले का खात्मा हुआ। उज एक ऐसा शख्स चला गया जिसने 2 मुल्कों पर हमले की थे, अपने मुल्क के अंदर ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया, आलमी ताकतों की ऊँखों में ऊँखें डाली, लेकिन फिर एक आलमी साजिश का खुद शिकार हो गया। उसकी फांसी पर अपने ही लोग जश्न मनाने लगे। उसकी जाने के बाद से अब तक यह मुल्क संभल नहीं पाया। बदामनी इस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी है। यह कहानी है सद्दाम हुसैन की, जो इराक का सदर था। उसने 24 बरस तेल से मालामाल मुल्क पर हुक्मरानी की। इराक में उसको कोई चिलिंग नहीं कर सका। हर चीज पर उसका कंट्रोल था। मुखालिफीन उसके नाम से भी डरते थे। यह 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटी सी गांव में पैदा हुआ। सद्दाम की पैदाइश से पहले ही उसका भाई और वालिद का कैंसर से इंतकाल हो चुका था। सद्दाम की पैदाइश के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। अब सद्दाम का सौतीला बाप उससे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। सद्दाम घर से भागा और 10 साल की उम्र में बगदाद में अपनी चचा के पास रहने लगा। चचा के जेर साया में उसने तालीम हासिल की और बाद में सियासत में मुतहर्रिक हो गया। सद्दाम 20 बरस का हुआ तो उसने पढ़ाई छोड़कर इनकलाबी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये एक छोटी सी पार्टी थी, इतनी छोटी कि उसके अराकीन की तादाद सिर्फ 300 थी। सद्दाम की यह पार्टी ज्वाइन करने क्या एक साल बाद इराक से बादशाहत का खात्मा हो गया। सद्दाम हुसैन ने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। उसने अपने साथियों से मिलकर सदर पर कातलाना हमला किया, लेकिन वो बच गया। सद्दाम हुसैन पकड़े जाने की खौफ से मुल्क से फरार हो गया। जब सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत यही तो वापस हुए। अब हुकूमत बनी ही 13 ही दिन हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने वो कदम उठाया जो आज ही मौजू बहस रहता है। कहा जाता है कि अब्दुल रज़ाक नामी शख्स इस वक्त वजीर आजम थे। खतरा था कि वो बगावत में किरदार अदा कर सकता है। सद्दाम हुसैन ने जलावतनी के दौरान उन्हीं किसी बैरून मुल्क में कत्ल करवा दिया। अब सद्दाम हुसैन इराक की दूसरी ताकतवर तरीन शख्स बन चुके थे। सदर एक बूढ़ा शख्स था, लेकिन पार्टी की तमाम तर मामलात पर्दी के पीछे सद्दाम हुसैन चलाते थे। इराकी फौज में जनरल का अहदा भी पा चुके थे, ताकत पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके थे। आखिरकार 16 जुलाई 1969 को सद्दाम हुसैन ने सदर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और खुद मुल्क के सदर बन गए। और वो अब इराक के सदर थे और फौज की सुप्रीम कमांडर भी। सदर बनते ही सद्दाम हुसैन ने पार्टी की गुदारों को साफ करने का फैसला किया। 16 जुलाई को वो सदर बने। ठीक 6 दिन के बाद 22 जुलाई को उसने अपनी पार्टी की रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। उस इजलास में डबल गेम करने वालों के 68 नाम पढ़कर सुनाए गए। इन तमाम 68 अराकीन को बेवफा और गुदार का लेबल लगाकर कमरे से निकाल दिए गए और जैसे ही कमरे से निकले उनको हिरासत में लिया गया। बाद में उनको सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सजाए मौत से पहले ही स्क्वाड के जरिए फायरिंग से कत्ल कर दिए गए। इधर सद्दाम हुसैन इख्तिदार में आए, उधर ईरान में खमैनी अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। दोनों की पुरानी मुखालफत थी। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। यह जंग 8 साल तक जारी रही। दोनों फरीकों को अपना मकसद हासिल नहीं हुआ, लेकिन दोनों जानिब से तकरीबन 10 लाख अफराद जाने गवाह बैठे। ईरान से जंग खत्म होती ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत से पंगा लेना शुरू कर दिया। पहले उसने कुवैत से मुतालबा किया कि वो इराक का कर्जा मुआफ करे। कुवैत ने इनकार किया तो सद्दाम हुसैन ने तेल की कीमतों को बढ़ाने का मुतालबा किया। कुवैत ने कीमतें भी बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो आखिरकार 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके इस छोटी सी मुल्क पर कब्जा कर लिया। आलमी फोर्सेस और आलमी तवानाइयां इराक और सद्दाम हुसैन की इन साजिशों को देख रहे थे, जिसकी वजह से आलमी इत्तेहाद ने इराकी फौज के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया। यह दूसरी आलमी जंग के बाद बनने वाला सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद था। अमरीकी क़ियादत ने ही इस बड़ी फौजी इत्तेहाद नेचंद ही दिनों में इराक की फौज को तीस-नीस करके रख दिया। इस जंग के बाद सद्दाम हुसैन ने किसी भी मुल्क पर फिर हमला करने का नहीं सोचा। जनवरी 2002 में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन का तख्ता लुटने का ऐलान किया। सदर बुश ने इल्जाम लगाया कि इराक के पास वसीया पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं
اقوام متحدہ کے انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی۔ اس کی فوج پارا پارا ہو گئی، عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ گرفتاری کے لیے امریکہ نے آپریشن بریک ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا گیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا ہے، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور آخر کار دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسے جگہ سے ملے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی پیدائشی گھر کے قریب ایک بینکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین امیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، ان کی بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے۔ امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد تقریباً 150 سے زیادہ لوگوں کی قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا، جو کہ امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دیا، انہیں سزائے موت سنا دے۔ صدام حسین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکی صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر عدالت نے جب صدام حسین کو کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائے، صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں ایک عراقی ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں۔ ایک جج نے اس کو سابق صدر کہا تو صدام حسین نے اسے یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہٰذا ان کو سابق صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحی کا دن چنا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے موبائل سے ان کی ویڈیو بنائے جو منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب صدام حسین کو تخت دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ اپنے میزبان عمران خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔